दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकस चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? ठीक-ठाक है ना? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग एलटी ग्रेड एग्जाम, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी एग्जाम के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं और आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो प्रमुख समितियों का निर्माण किया गया है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा जो संविधान के विभिन्न उपबंध हैं, उन्हें उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है। तो उधारों का थैला इसलिए कहा जाता है कि हमारी संविधान के ढेर सारे प्रावधान कई देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें थी, भले वो किसी भी देश में समाहित हो, उसको हमने अपने अनुरूप ढाल के अपने संविधान में ले लिया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो जैसे मान लीजिए मौलिक कर्तव्य है किस देश से लिया गया है, राज्यपाल का की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करेंगे कि जो विदेशी स्रोत हैं वो कहाँ से कौन सा प्रावधान लिया गया है, इसकी चर्चा करेंगे। और प्रमुख समितियों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रारूप समिति के संबंध में ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रारूप समिति के बारे में, प्रांतीय समिति का जो गठन किया गया था उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया है। इसी तरह संघ संविधान समिति के गठन की बात की जाती है। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था, इसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ढेर सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस दोनों टॉपिक से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं अक्सर सूची मिलान के प्रश्न होते हैं और सूची मिलान के प्रश्नों को जानने के लिए आवश्यक क्या है, क्योंकि एक साथ 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 4 में से 2 से 3 प्रश्नों को जानना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए टॉपिक छोटा बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, एक एक बिंदु को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है, मैं उसकी चर्चा आपसे कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बुक है एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी, एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी। इस पुस्तक का नाम आपने सुना है, एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी। आपको बताना है यह किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा है एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी। आपको बताना है किसकी आत्मकथा है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत की है, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत की है ये आत्मकथा। दूसरा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली की है, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली की आत्मकथा है। तीसरा जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वह है सुचेता कृपलानी की आत्मकथा है, सुचेता कृपलानी की। और चौथा जो ऑप्शन है वह है डी ऑप्शन, वह है एनी बेसेंट की आत्मकथा। ठीक है, तो ये किसकी आत्मकथा है, एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट करिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न आपको बताता हूं, दूसरा प्रश्न लिखता हूं। वह भी चूंकि वह मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो उसके बारे में मुझे आपसे जानना है कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति, या आप इसे यह भी कह सकते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति कौन थे, यह आपको बताना है। यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। ऑप्शन बी है वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। ऑप्शन सी है, यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं आपसे इसकी चर्चा कर रहा हूं। ऑप्शन सी है एच सी मुखर्जी और ऑप्शन डी है फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है। ठीक है, अब देखिए पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको दे देता हूं, हो सकता है आपके अंदर धैर्य न रहे, कंसंट्रेशन न हो पाए, तो पहले प्रश्न का जवाब देता हूं। एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी, ये जानते हैं किसकी आत्मकथा है? यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की आत्मकथा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी है। और इनकी जो बायोग्राफी है एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी इनकी आत्मकथा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बार यहां से एक प्रश्न पूछा गया था कि मान लीजिए सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, लेकिन इनके कार्यकाल के बारे में पूछ लिया गया था
और बहुत लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर गलत किया था कि इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो देखिए सुचेता कृपलानी 1963 से लेकर के 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इस तथ्य को नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं की बायोग्राफी है एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति के बारे में आपको बताना है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। अब जानते हैं कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत सभापति कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके बाद अस्थायी सभापति कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। यहाँ जो प्रश्न है वह है कि प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा फ्रैंक एंथोनी, और यह भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रैंक एंथोनी भारतीय संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। और बाद में अगर आप पूछेंगे कि अस्थाई जो उपसभापति नियुक्त हुए वह कौन हुए, तो एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थाई उपसभापति थे, ठीक है, यानी चुने हुए। सब पहले अस्थाई उपसभापति कौन थे, वह थे एच.सी. मुखर्जी। यह प्रश्न दोनों पूछा गया है और यह दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहां से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ। और संविधान ऐसे तो बना नहीं, संविधान सभा ने जो है विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया और एक एक समिति के माध्यम से उसने जो है फीडबैक लिया और प्रस्ताव लिए और उन समितियों के सुझावों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब कभी कभी क्या होता है कि परीक्षाओं में इन समितियों के संबंध में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे एक समिति है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति से प्रश्न बनता ही बनता है, हमने भी इस पे प्रश्न बनाया है। तो प्रारूप समिति से प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं, प्रारूप समिति के बारे में जानेंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट समिति भी है, ठीक है, इसके बारे में। दूसरा संघ संविधान समिति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि संघ संविधान समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक समिति थी जिसे झंडा समिति कहते हैं, इसके संबंध में बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, लेकिन यहां से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर राज्यों संबंधी समिति के बारे में पूछा जाता है। वित्तीय और स्टाफ समिति थी, इसके बारे में हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। किसके बारे में, प्रांतीय संविधान समिति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और यह पूछ लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया। तो क्रमबद्ध तरीके से एक एक समितियों को देखते चलेंगे। चैप्टर बहुत छोटा सा है, मैंने पहले आपको बताया, लेकिन बहुत उपयोगी है क्योंकि यहां से हर बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से आगे देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। अब देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, और यह इस चैप्टर का सबसे पॉपुलर प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति को कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से पूछ लेता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था। कभी कभी इसे पांडुलेखन समिति, ठीक है, पांडुलेखन समिति के नाम से यह प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको चकराने की जरूरत नहीं है। पांडुलेखन समिति या पांडुलेखन कमेटी कह सकते हैं, पांडुलेखन समिति या आयोग का अध्यक्ष कौन था, इस रूप से भी यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आप चकराइएगा बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था, आपको यह बताना है। सबसे पॉपुलर प्रश्न है। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर। आप जानते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसके बारे में इसका उत्तर भी जानते हैं, मुझे पता है। अब देखिए यहां से कुछ और प्रश्न बनते हैं जो इसी चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बनते हैं। प्रारूप समिति के बारे में एक प्रश्न यह पूछ लिया गया। एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, यह प्रश्न पूछा गया है। कुल कितने सदस्य थे, तो देखिए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और कभी कभी क्या होता है कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, इसको लेकर के भी 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो अगर आप 7 सदस्यों के नाम जानेंगे तभी इस बात को तय कर सकते हैं कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि प्रारूप समिति में कौन कौन से 7 सदस्य शामिल थे, ठीक है, तो उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए 7 सदस्यों के नाम देख लेते हैं। तो पहले सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी। आप ऐसे कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं,
एन जी आयंगर कर देते हैं, एन गोपाल स्वामी आयंगर हो गया, ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे डिटेल से, एन जी आयंगर हो गया। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गया, तो यानी ए के अय्यर कर देंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसमें शामिल थे। फिर के एम मुंशी इसके सदस्य थे, के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी भी इनके सदस्य थे। फिर मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह यह भी पांडुलेखन समिति के सदस्य थे, यह भी ध्यान रखिएगा, इनके बारे में भी पूछा जाता है। बी एल मित्र भी थे इसमें, बी एल मित्र इसमें थे, और डीपी खेतान भी इसमें थे, डीपी खेतान। अब इसमें एक नाम और बच रहा है, वह इसका है, वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कुल कितने लोग हो गए हैं, तो एन जी आयंगर, ए के अय्यर 2, के एम मुंशी 3, मोहम्मद सादुल्लाह 4, बी एल मित्र 5, डीपी खेतान 6 और बी आर अम्बेडकर, कुल 7 लोगों से मिलकर इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा। प्रारूप समिति के गठन में 7 लोग शामिल थे। अब देखिए इसमें से 2 लोगों को परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए इसमें बी एल मित्र के स्थान पे एक लोगों को नियुक्त किया जाता है बाद में, और उनका नाम है, बी एल मित्र के स्थान पे जिन्हें नियुक्त किया गया वो थे एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव को नियुक्त किया जाता है बी एल मित्र के स्थान पे, ठीक है। तो मैं यहाँ कट का निशान लगा देता हूं, आप इसे ध्यान रखिएगा। बी एल मित्र के स्थान पे किसे लाया गया, एन माधव राव को लाया गया था, ठीक है। और एक दूसरे थे जैसे उनका डीपी खेतान, ठीक है, डीपी खेतान की डेथ हो जाती है, और डीपी खेतान की डेथ के बाद जो होता है, इनकी डेथ के बाद शामिल किया जाता है इनके स्थान पे किसको, टीटी कृष्णमाचारी को, किसको, टीटी कृष्णमाचारी को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो 2 लोगों को बदला गया, एक बी एल मित्र को बदला गया, उनकी जगह पर एन माधव राव, और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा, डीपी खेतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु 1948 में हो जाती है। तो उनके मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार 7 लोगों से मिलकर के प्रारूप समिति का गठन हुआ है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए बेवकूफ बनाने वाला प्रश्न है वो, केवल उसमें कुछ नहीं है, कि बी आर अम्बेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कुछ अन्य कितने सदस्य थे। देखिए जब परीक्षा का प्रेशर होता है तो यह याद ही नहीं रहता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है। अब अगर उसमें बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, इनको निकाल दीजिए, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी बचेगी, 6। तो बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन परीक्षा के दबाव में उस समय ध्यान नहीं आता कुल कितने सदस्य, कोई 7 मार के चला आता है, और कोई प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि उनके अलावा बात कर रहा है कि अम्बेडकर के अलावा। तो इस तरह से भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। साथ ही यह प्रश्न हर बार पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के नाम आप याद रख लीजिए, एन जी आयंगर थे, ए के अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह का नाम याद रखिएगा, बी एल मित्र, डीपी खेतान और बी आर अम्बेडकर सदस्य थे। बाद में बी एल मित्र के स्थान पे एन माधव राव और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को इनमें शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक्स्ट्रा यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। अच्छा, कभी कभी एक चीज और पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वह संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, हमेशा यह प्रश्न पूछा गया है लगातार सभी परीक्षाओं में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि संविधान सभा द्वारा जो मौलिक अधिकारों पर समिति स्थापित की गई थी और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी है अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ये होगा कि सरदार पटेल, बी ऑप्शन सही है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों पर एक उप समिति बनाई गई थी, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। मूल अधिकारों पर उप समिति, देखिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। और मूल अधिकारों पर जो उप समिति बनाई गई थी यह प्रश्न पूछा गया है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ठीक है।
जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा, जो अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे? सरदार पटेल थे। लेकिन अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का एक उप समिति भी बनाई गई थी। तो अल्पसंख्यकों की उप समिति, ऐसे लिख देता हूं, अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो यह थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। इसे भी ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। लेकिन मूल अधिकारों पर जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। यह दोनों जो है परीक्षाओं में प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा था? संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जे.एल. नेहरू कह लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है, मैं जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की थी, या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, या स्टीयरिंग कमेटी जिसे कह सकते हैं, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसे ध्यान रखिएगा। बाकी प्रारूप समिति की चर्चा हमने आपको कर दिया है। प्रांतीय संविधान समिति के बारे में आप जान गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ बिजनेस या कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, या इसे आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय, तो कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो के.एम. मुंशी महोदय कर रहे थे। ठीक है, के.एम. मुंशी महोदय कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो देखिए, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये दोनों तथ्य याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो देखिए, अभी हमने ऊपर आपको बताया कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वह किया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। यह प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हम इसकी चर्चा आपसे बार बार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के बारे में आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, यह जो प्रश्न है बहुत डिस्प्यूटेड रहता है, लगातार इसके बारे में छात्रों में बड़ी समस्या रहती है। कोई इसे जेबी कृपलानी कहता है, कोई राजेंद्र प्रसाद कहता है, कोई अन्य कहता है। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख है, 2 झंडा समितियों का उल्लेख है। ठीक है, अब इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। पहली झंडा समिति का जो उल्लेख है वह बनाई गई थी 2 अप्रैल 1931 को। 2 अप्रैल 1931 को पहली झंडा समिति का गठन किया गया था। और आपको पता है कि जो अप्रैल 1931 का समय है इसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत फेमस अधिवेशन है कांग्रेस का, यह अधिवेशन हुआ था कराची में। ठीक है, कराची पाकिस्तान में है वर्तमान में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था अप्रैल 1931 में। तो 2 अप्रैल 1931 को एक झंडा समिति का गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इस झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए तो इसके सदस्य कौन कौन थे, तो 6 सदस्य भी थे इसकी। इस झंडा समिति के 6 सदस्य थे। कौन कौन से थे, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे इसके सदस्य, मौलाना अबुल कलाम आजाद या ए के आजाद कह देते हैं, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तारा सिंह थे इसके सदस्य, ठीक है। तीसरे हैं जवाहरलाल नेहरू या जेएल नेहरू, इसके सदस्य थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर डीबी केलकर इसके सदस्य थे, डीबी केलकर इस झंडा समिति के सदस्य थे। और अगले सदस्य थे हरिदकर महोदय, हरिदकर यह एक सदस्य थे। और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, वही पट्टाभी सीतारमैया जिसके लिए गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से लड़ गए थे। लड़ के मतलब जिसके लिए मतलब वो जो है गुस्सा गए थे, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता त्यागी कांग्रेस के अधिवेशन से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया, इतने लोग, ये 6 सदस्य थे, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह पहली झंडा समिति थी जिसका उल्लेख इतिहास में मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी झंडा समिति में। जो दूसरी झंडा समिति है उसका गठन कब किया गया, तो दूसरी झंडा समिति का जो गठन है वह किया गया था 23 जून 1947। इस तिथि को याद रखिएगा, 23 जून 1947 को संविधान निर्मात्री परिषद ने इसका गठन किया, ठीक है। संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा, निर्मात्री परिषद द्वारा तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया, तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया। यह प्रश्न याद रखिएगा, 23 जून 1947 को किया गया, ठीक है। अब देखिए इस तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वह कौन थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इनके साथ सदस्य कौन कौन से थे, तो यह थे अबुल कलाम आजाद, यानी ए के आजाद इसमें भी शामिल थे और उसमें भी शामिल थे, दोनों झंडा समिति में इनका नाम शामिल है, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद इसमें शामिल थे। इसमें सरोजिनी नायडू भी मेंबर थी, सरोजिनी नायडू भी इसकी मेंबर थी। तीसरे थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी भी इसके सदस्य थे। फिर के एम मुंशी महोदय इसके सदस्य थे, के एम मुंशी, यह भी तदर्थ झंडा समिति के सदस्य थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इसके सदस्य थे तदर्थ झंडा समिति के। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ छात्रों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यह होता है कि कुछ किताबों में झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी का नाम बता दिया जाता है, ठीक है, और जो पूरी तरह से सरासर गलत है। आपने दोनों को देखा, दोनों झंडा समितियां जो इतिहास में दर्ज है, दोनों झंडा समितियों में कहीं भी अध्यक्ष पद के लिए जेबी कृपलानी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों झंडा समितियां हैं। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के बारे में पूछा गया है। पहली झंडा समिति कौन थी, जो कांग्रेस के अधिवेशन, कराची अधिवेशन में जिस झंडा समिति का गठन किया गया था वह पहली झंडा समिति थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दूसरी झंडा समिति जो है वह संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति है, और उसका गठन कब किया गया है, 23 जून 1947, इसे ध्यान रखिएगा। और संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा तदर्थ झंडा समिति का जो यह गठन किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन सही है, इसे ध्यान रखेंगे। कभी भी दोबारा इसको आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार में ये सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का 5वां प्रश्न है। अब देखिए संविधान के स्रोत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जो समितियां थी उससे बस इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग सारी समितियों की चर्चा हमने आपसे कर दिया है, ठीक है। और सभी समितियों से प्रश्न पूछे गए हैं, बारी बारी से प्रश्न पूछे गए हैं, और सबकी चर्चा हमने कर दिया। अब चलते हैं कि जो संविधान के स्रोत के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें हैं जो कई देशों से ग्रहण की गई हैं, जो अच्छी चीजें थी, और उनको भारतीय मूल का बना करके उन्हें शामिल किया गया है। भले ही वो वहां के हैं, किसी भी देश के हैं, लेकिन उन्हें भारतीयों के अनुकूल बना के उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो उन चीजों को देख लेते हैं कि कौन सी चीजें किस देश से ली गई हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का जो पहला ही प्रश्न है वह है भारत के संविधान में उद्देशिका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार
कहाँ से लिया गया है। ठीक है, उद्देशिका का विचार मतलब जो हमारा शुरुआत होता है प्रियम्बल भी वही कहीं से लिया गया है कि उद्देशिका का विचार जो है वह कहाँ से लिया गया है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी है यूएसए के संविधान से। तो भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। उद्देशिका का विचार कहाँ से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि यह जो उद्देशिका की भाषा है, ये भाषा कहां से ली गई, जिस भाषा में उद्देशिका लिखी गई है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये कहां से ली गई है। तो देखिए उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब देखिए अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीजें ली गई हैं उसकी चर्चा अगर हम यही कर ले तो आगे आने वाले प्रश्नों में उसके लिए हमें कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो यहां मैं हेडिंग कर लेता हूं यूएसए से क्या क्या लिया गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए यूएसए से लिया गया है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार कहां से आया है या प्रावधान कहां से आया है, तो यह भी यूएसए के संविधान से आया है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो यह भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। याद करते हुए चलिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह किस देश से लिया गया है, और अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो ये बहुत रिलेवेंट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना ये किस संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि यह लिया गया है यूएसए के संविधान से। अगर आपसे कोई प्रश्न यह कर दे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है, यह प्रक्रिया कहां से आई है, तो यह भी यूएसए के संविधान से आवंटित की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आपने देखा कि यूएसए के संविधान से हमारे संविधान में कितनी सारी चीजें ली गई हैं। सबसे पहली बात कि उद्देशिका का विचार कहां से आया, यूएसए के संविधान से आया, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर मूल अधिकार कहां से लिया गया, यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है यह भी यूएसए से लिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां बहुत होती है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है, आप जानते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है, और यह किस देश के संविधान से लिया गया है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता को किस देश के संविधान से लिया गया है, जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताएं। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी यानी ब्रिटेन। अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता शब्द लिखा गया है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप जानते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है या विधि का शासन आप कह सकते हैं, रूल ऑफ लॉ या इसे क्या कहते हैं, विधि का शासन का जो महत्वपूर्ण अंग है वह क्या है, कानून के समक्ष समता, या इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यह इसका महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो बिना समानता के विधि का शासन स्थापित ही नहीं हो सकता, और विधि के शासन का जो अर्थ है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही है विधि के समक्ष समता और विधि के शासन की जो मुख्य बात है। ठीक है, तो बिना इक्वलिटी बिफोर लॉ के बिना रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में यह ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब बात खुली है तो यह भी जान लेते हैं कि आखिर हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है, इसकी चर्चा
चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए अभी आपको प्रश्न मिलेगा कि अगर हम बात करेंगे संसदीय शासन की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न पूछा गया है। फिर अगर आपसे चर्चा की जाएगी कि विधि के शासन, यही प्रश्न था ये, विधि का शासन यह व्यवस्था हमने किस देश से लिया है, यह प्रश्न इसी को इंगित करता है जो कानून के समक्ष समानता की बात है। तो विधि का शासन जो हमने लिया है वह कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि विधायी प्रक्रिया एक शब्द होता है, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का पालन करना आपने सुना होगा, यह हमने कहां से लिया है, यह भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर एक प्रश्न आता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत में प्रचलित मंत्रिमंडलीय प्रणाली को हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली को हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे जो परमादेश या परमाधिकार लेख होता है, ठीक है, परमाधिकार लेख होता है, वह हमने किस देश से ग्रहण किया है। परमाधिकार लेख को आप फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं। तो यह परमाधिकार लेख हमने कहां से ग्रहण किया है, तो यह हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन के संविधान से। फिर अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है कि संसदीय विशेषाधिकार, जो संसदों के विशेषाधिकार होते हैं, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार के संबंध में बताता है। तो संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान हमने कहां से लिया है, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि दो सदनों की जो व्यवस्था है या द्विसदनवाद, राज्यसभा लोकसभा, या दो सदनों की जो व्यवस्था है, दो सदनवाद की जो व्यवस्था है, वो हमने कहां से ग्रहण किया है, तो वह हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको तेजी से दोहरा लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समता का शब्द आया है, वह हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए संसदीय शासन हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद का जो सिद्धांत है वह हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी फैक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वह किस देश के संविधान से ली गई है। आपको बताना है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूएसएसआर और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है, आप हमको कमेंट करिए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना हमने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और देखिए अभी हमने यूएस से पढ़ा है ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है, तो देखिए हमने यहाँ दिखाया है न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो हमने कहां से लिया है, प्रावधान वह लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब न्यायिक पुनरावलोकन से क्या आशय है, आप क्या समझते हैं न्यायिक पुनरावलोकन से, तो इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का पुनरावलोकन करता है, ठीक है, विधानों एवं आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है, एवं आदेशों का पुनरावलोकन करता है, ठीक है, पुनरावलोकन करता है। और वह ऐसा क्यों करता है कि कोई विधान ऐसा न बना दे, ठीक है, आदेशों का पुनरावलोकन या इसे आप कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू करता है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन करता है और उन विधानों और आदेशों को शून्य घोषित करता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे विधानों का क्या करता है, ऐसे जो कानून है उनको, ऐसे कानूनों को समाप्त करता है, ऐसे कानूनों को रद्द करता है जो किसको, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की नजर रहती है कि कोई ऐसा प्रावधान न बना दिया जाए सरकारों के द्वारा कि जो किसी के मूल अधिकार को या संविधान की जो मूल भावना हो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ऐसे आदेशों और विधानों का जो आदेश विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए जाते हैं उनमें भी कोई गड़बड़ी न हो तो उसका पुनरावलोकन कर लिया जाता है, ठीक है, विधानों और आदेशों का पुनरावलोकन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा जुडिशियल रिव्यू के लिए होती है, एक है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। इन दोनों की चर्चा हम यथा समय करेंगे आगे चल के। यह दोनों अनुच्छेद जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है, न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था,
प्रश्न क्या है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आपको बताना है कि जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वह किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है कनाडा से, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से और ऑप्शन डी है आयरलैंड से। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, वह किस देश से संबंधित है। और आप इसका उत्तर जानते भी हैं कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से ली गई है, यानी ए ऑप्शन सही है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए कनाडा के संविधान से और जो चीजें ली गई हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। एक बार देख लेंगे इकट्ठा तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या कनाडा के संविधान से लिया है। तो एक तो सशक्त केंद्र, ठीक है, मजबूत केंद्र या कह सकते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, वही संघात्मक व्यवस्था की बात हो रही है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। और एक आपने प्रश्न आता है अक्सर कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह किसे प्रदान की गई हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का मालिक कौन होता है, तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र में निहित होती हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, यह हमने कहां से लिया है, यह कनाडा के संविधान से ग्रहण किया इस प्रावधान को। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा की जाती है, केंद्र के द्वारा की जाती है। और यह प्रावधान हमने कहां से लिया है, हमने कनाडा के संविधान से लिया है कि जो राज्यपालों की नियुक्ति है वह कौन करेगा, वह केंद्र करेगा, ठीक है। अब देखिए राज्यपालों को केंद्र का एजेंट माना जाता है राज्यों में। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राज्यपालों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो जब तक राष्ट्रपति चाहे, चूंकि यह प्रसाद पर्यंत पद प्राप्त करते हैं, तो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही राज्यपाल पद पे बने रहते हैं। हालांकि राज्यपालों की जो नियुक्ति का प्रावधान हमने लिया कहां से लिया है, वह कनाडा के संविधान से लिया कि केंद्र राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय व्यवस्था जो है, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो है परामर्शी न्याय निर्णय की व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय व्यवस्था, परामर्शी न्याय निर्णय व्यवस्था, यह हमने कहां से लिया है, यह भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। न्याय निर्णय यह कहां से, कनाडा के संविधान से लिया है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या कनाडा के संविधान से लिया, इसको दोहरा लेते हैं। यहां से प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला जो हमने लिया है कनाडा के संविधान से, संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से लिया है। फिर सशक्त केंद्र के साथ, यहां देखिए ये केंद्र है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपालों की जो नियुक्ति का प्रावधान है यह भी केंद्र के द्वारा किया जाएगा, यह भी हमने कनाडा से लिया है। और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी जो न्याय निर्णय व्यवस्था है यह भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, और इन्हें याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी गलत नहीं होंगे, एक बार आप तैयार कर लेंगे तो, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है उसे देख लेते हैं। नवा प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। आपको बताना है कि भारत के संविधान में जो हमने समवर्ती सूची का प्रावधान किया है वह हमने किस देश से लिया है। ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है कनाडा। तो भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वह हमने कहां से लिया है। जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट करिए। तो देखिए, अब देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। अब जो संघ सूची है इस पर केंद्र कानून बनाता है, ठीक है, इसे एक अधिकार है। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, ठीक है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर केंद्र का कानून ज्यादा बेहतर है, तत्कालीन आवश्यकता है उस हिसाब से, तो केंद्र को उस पर वरीयता प्रदान की जाती है अगर दोनों में टकराहट होती है, केंद्र और राज्य के कानूनों में, ठीक है, तो केंद्र को वरीयता दी जाती है। तो यही जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वह हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या हमने लिया है अपने संविधान में उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक बार में देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया। अगर आपसे कोई यह पूछे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहां से लिया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संयुक्त बैठक के सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है सदनों के, वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया,
ठीक है। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य और समागम या सम्मेलन कह सकते हैं, समागम की स्वतंत्रता हमने कहां से ग्रहण की? हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक संयुक्त बैठक और दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये तीन चीजें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है, ठीक है ना। अब देखिए, संयुक्त बैठक के संबंध में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी हम केवल आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान कहां से किए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ तीन चीजें, संयुक्त बैठक का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। तो इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है यूएसएसआर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, आयरलैंड, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वह कहां से ली गई है? वह आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। और आप जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में, वो भारतीय संविधान के भाग 4 में समाहित है। और भाग 4 में जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है, उपबंधित किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। अब बात आ गई है किसकी? आयरलैंड की। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया है यह भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? सबसे पहली बात, हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। तो नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं? यह हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा हमने यहां से लिया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति एकल संक्रमणी जो मत वो है वो पूरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को हमने कहां से लिया है? हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण यहां से हमने उपबंध लिया है जो चीज वह है राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हमने कहां से लिया है? हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन है यह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा, ठीक है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। मैं इस प्रश्न की चर्चा कर देता हूं, मैं इसके बारे में लिख देता हूं, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। अब वह उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो वही आयरिश गणतंत्र के उदाहरण से प्रभावित हुए। उसमें ऑप्शन था, देखिए मैं ऑप्शनों की भी चर्चा भी कर देता हूं, कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन ए था आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी था कनाडा से, ऑप्शन सी था यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और ऑप्शन डी था ऑस्ट्रेलिया से। तो कहां से प्रभावित हुए थे? ऑस्ट्रेलिया से। आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुछ लोग मनोनीत किए जाते हैं जो कला और अन्य क्षेत्रों से आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ही यह व्यवस्था की गई थी। आयरिश गणतंत्र से यह लिया गया था। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में जो भारतीय संविधान निर्माता
जो प्रभावित हुए थे वो कहाँ से, आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड से प्रभावित हुए थे। और वही इसमें किया गया है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है वह हमने आयरलैंड से लिया है। इस प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों रूपों की चर्चा कर दी कि अगर प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो आप गलत ना करें, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन है वह कहां से लिया, हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज का 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। और सूची 1 में दिया है भारत के संविधान के लक्षण, और सूची 2 में एक किस देश से कौन सा चीज ग्रहण किया गया है, उसके बाद कौन सा उपबंध लिया गया है उसकी चर्चा है, ठीक है। तो देखिए मूल अधिकार हमने कहां से लिया है इसके बारे में आपको बताना है, फिर शासन की संसदीय प्रणाली कहां से लिया है, आपात उपबंध हमने कहां से लिया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहां से लिया है। तो एक एक की चर्चा करते हैं। अब देखिए मिलाते हैं इसको, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो अभी हमने आपको बताया कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो ए का बी ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर आ जाते हैं शासन की संसदीय प्रणाली, और शासन की संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिया है, ग्रेट ब्रिटेन या इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके से लिया है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तीसरा शासन की तीसरा आपात उपबंध, आपात उपबंध की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी कि आपात उपबंध हम लोगों ने कहां से लिया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन एक गलत टाइप हो गया है, आपात उपबंध हमने लिया है, ये ऑप्शन गलत है, और इसकी जगह आप कर दीजिए जर्मनी, ठीक है। आपात उपबंध हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है, यानी सी का जो ऑप्शन है वह 4 सही है, ठीक है। आपात उपबंध हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अभी हमने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। जर्मनी के का जो संविधान है उसे वीमर संविधान के नाम से जानते हैं, जर्मनी का जो संविधान है उसे किस नाम से जानते हैं, वीमर संविधान के नाम से जानते हैं। और केवल एक ही चीज हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, और वह है आपात उपबंध, ठीक है ना, याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। अगर जैसे हमने हर देश के बारे में आपको बताया कहीं से कितनी चीजें ली गई हैं, लेकिन जर्मनी से केवल एक ही चीज हमने लिया है, और वह आपात उपबंध के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो आपात उपबंध की जो व्यवस्था हमने किया है कहां से किया है, जर्मनी के वीमर संविधान से किया है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है, और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 क्या है, सूची 1 है संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, सूची 2 में स्रोत के बारे में दिया गया है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान और वह कहां से लिया गया है। तो ए में दिया गया है मौलिक अधिकार, तो अभी हमने आपको बताया कि मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहां से लिया है, तो अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया है। देखिए इस चैप्टर से ज्यादातर प्रश्न सूची मिलान के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आयोग एक बार में 4 प्रश्नों की जानकारी आपसे जुटा लेता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ज्यादा संभावना है सूची मिलान के प्रश्नों का, और इसे ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से हमने लिया है, ठीक है। दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अभी हमने आपकी चर्चा की कि आयरिश संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात हमने किया है कि ब्रिटिश संविधान से हमने मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था की थी, ऊपर आप देख सकते हैं, हमने अभी पढ़ाया है। और केंद्र राज्य संबंध की जो बात है वो कहां से आती है, वह हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है, डी का दूसरा ऑप्शन सही है, कनाडा के संविधान से। अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ए का 4 है और बी का 3 है, सी का 1 है, ए का 4, बी का 3 और सी का 1, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही है, इसे भी ध्यान रखिएगा, सारे बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने की संभावना है। फिर आ जाते हैं 13वें प्रश्न में, और 13वें प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है, संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, और सूची 2 में उससे संबंधित स्रोत दिए गए हैं, ठीक है। अब उन संवैधानिक प्रावधानों और स्रोतों के बारे में जान लेते हैं, कौन से संवैधानिक प्रावधान कहां से लिए गए हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला है विधि का शासन, विधि का शासन कहां से लिया गया है आपको यह बताना है। अब देखिए विधि का शासन हमने कहां से लिया, विधि का शासन हमने कहां से, रूल ऑफ लॉ अभी हमने आपको बताया था कि कहां से लिया है, तो वह इंग्लैंड से लिया था, ठीक है। और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है यह कहां से लिया गया है, यह जापान के द्वारा हमने लिया है, ग्रहण किया है। और तीसरा जो ऑप्शन है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल का विधेयक सुरक्षित रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह हमने कहां से लिया है, यह हमने लिया है कनाडा के संविधान से। और ऑप्शन डी है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, यह हमने कहां से लिया है, यह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, इसे भी ध्यान रखें। अब देखिए इसको सही ऑप्शन क्या सही होगा, तो विधि का शासन ए का 2 हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बी का 3 हो जाएगा, और
ए का 2, बी का 3 और सी का 4, ठीक है। ए का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 200 में यह व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब अनुच्छेदों पे बात करेंगे, और यह हमने कनाडा के संविधान से लिया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस समय आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग क्या करता है, इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को लेकर के स्वतंत्र प्रश्न बना देगा। जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो कनाडा के संविधान से। इस पे स्वतंत्र प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। और आयोग ऐसे प्रश्नों का निर्माण कर देता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, और ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है वह कहां से लिया गया है। लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हमने बताया, तो यहाँ पे हमें चर्चा करनी थी कि जापान से और कौन कौन सी चीजें हमने ग्रहण की हैं। तो जैसे जर्मनी से हमने केवल आपातकाल ग्रहण किया है, ठीक है, आपात उपबंध को ग्रहण किया है जर्मनी से, उसी तरह से हम लोगों ने जापान से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही ग्रहण किया है, अन्य कोई चीज नहीं, ठीक है। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जर्मनी से हमने आपातकाल का उपबंध ग्रहण किया है, आपात उपबंध ग्रहण किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जापान और जर्मनी से एक एक उपबंध हमने ग्रहण किया है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है वह कहां से लिया गया है, इसकी बात करते। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी है रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वह किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51 क में इन्हें शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? यह हुआ था 1976 में हुआ था, यह भी पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह शामिल किया गया हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है ना। और ये कहां से? पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ को किस नाम से जानते हैं? यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। और यूएसएसआर का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ, इसके बारे में मैं बता देता हूं, यूनियन ऑफ सोवियत, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। और इसका जो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1922 में, 1922 में इसकी स्थापना हुई थी यूएसएसआर की। और इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था मॉस्को में, ठीक है, मॉस्को में मुख्यालय इसका था। और इसमें कई राज्य, कई देश शामिल थे, कई गणराज्य शामिल थे। यह एक विशाल राज्य था, जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, आज सभी ये यूएसएसआर में शामिल थे, ठीक है। तो इसे ही पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते थे। लेकिन 1991 में इसका विघटन हो जाता है, और 1991 में विघटन के बाद रूस के साथ ही 15 स्वतंत्र देशों का निर्माण हो गया, ठीक है। जब इसका विघटन हुआ तो 15 स्वतंत्र देश बने। कौन कौन से 15 स्वतंत्र देश बने? रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी जो है यूएसएसआर के पहले सदस्य थे, और ये स्वतंत्र होकर अलग अलग देशों के रूप में स्वतंत्र हो गए, ठीक है ना। तो रूस के जो पूर्व सोवियत संघ था उसके संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया। अब बात रसिया की आई है, तो पूर्व सोवियत संघ आई है, तो यहां से हमने और क्या क्या लिया? आपने सुना होगा कि जो हमारी प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में 3 प्रमुख शब्द हैं, और वह शब्द है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है हमारे संविधान में। और यह जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द है, यह हमने किस संविधान से लिया है? यह हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया है, यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया है। तो एक तो मूल कर्तव्य की अवधारणा हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया है, और दूसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी जो हमने प्रस्तावना में न्याय शब्द दिया है, 3 प्रकार के न्याय की बात कही है, वह हमने संयुक्त राज्य, वह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, उसको भी हमने ग्रहण किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस बात पे फोकस रखिएगा कि सामाजिक न्याय
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित है, यह हमने कहां से लिया है? तो यूएसएसआर से लिया है। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत रिलेवेंट है, आप किसी भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि ये जितने जीएस के प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं केवल एलटी के लिए, केवल जीआईसी डीडीसी के लिए है। यह परीक्षा पीसीएस के लिए भी यह उतना उपयोगी है। यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा में आप जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में जहां संविधान पूछा जाता है, यह सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है कि भारत का जो संविधान है वह सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल सही बात है, भारत का जो संविधान है वह सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, जो कारण है, कारण क्या है? कारण यह है कि मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वह अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकारों का अध्याय है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह भी सही है। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, बिल्कुल सही है, यह कथन है। लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, बल्कि उसका कारण कुछ और है। तो यह दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। अब देखिए, अगर इसकी जगह यह दिया होता कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों के कानून है, अगर कारण में देता तो यह बात कथन कारण दोनों सही हो जाता, उसकी व्याख्या भी सही हो जाती। लेकिन उसका यह कारण नहीं है कि मौलिक अधिकारों के अध्याय के कारण भारत का संविधान लंबा हो गया है, इसलिए व्याख्या नहीं है, कथन कारण दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। देखिए, 16वां प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में, देखिए बहुत चर्चा में है इस समय, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की चर्चा वर्तमान में बहुत है, हमारे इस समय लगातार मीडिया उसको लेकर वो रहती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वह निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है, यह आपको बताना है। और बहुत रिलेवेंट प्रश्न है, मैं पहले से आपको इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। ऑप्शन ए है आयरलैंड से लिया है, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम या यूके से लिया है, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वह किस देश से प्रेरित है, आपको यह बताना है। अब देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वह किस देश से प्रेरित है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरे हर चीज थोड़ी हमने किसी से मांगा है या किसी से लिया है या किसी का अनुकरण किया है। जो भारत में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है उसके संबंधी जो प्रस्ताव, चुनाव आयोग की व्यवस्था का प्रस्ताव जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था निर्वाचन आयोग के संबंध में, ठीक है। और निर्वाचनों के अधीक्षण के लिए, ठीक है, निर्वाचनों के अधीक्षण के लिए, निर्वाचन के निदेशन और नियंत्रण के लिए, ठीक है, नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में की गई है। और इसके लिए एक अनुच्छेद है, उसका अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 324, ठीक है। अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, जो निर्वाचन आयोग है ना, वह भारत की परिस्थितियों के अनुरूप संविधान निर्माताओं ने भारत के परिस्थितियों के अनुरूप निर्वाचन आयोग का निर्माण किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वह हमने किसी भी देश से नहीं लिया है, बल्कि भारत की परिस्थितियों के अनुरूप भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान की गई विशिष्ट व्यवस्था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की परिस्थितियों के अनुरूप भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में की गई विशिष्ट व्यवस्था है निर्वाचन आयोग, न कि हमने किसी देश से इसे ग्रहण किया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है। नीचे दो सूचियां दी गई हैं, एक में भारतीय संविधान का प्रावधान है और दूसरे में वे देश जहां उन्हें ग्रहण किया गया है उन्हें सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो एक तरफ सूची 1 दी गई है, प्रावधानों की बात की गई है, और दूसरी तरफ ये प्रावधान कहां से लिए गए हैं उनकी बात की गई है। तो देखिए, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सूची 1 में दिया है विधि के समक्ष समानता, हमने कहां से लिया है? तो रूल ऑफ लॉ के तहत हमने आपको बताया था कि यह हमने ग्रहण किया है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया, इंग्लैंड से ग्रहण किया है, ठीक है। दूसरा, विधि का समान संरक्षण, यह हमने कहां से लिया है? तो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केवल एक ही हम लोगों ने सिद्धांत लिया है, कहां से? जापान से। मात्र एक सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमने कहां से ग्रहण किया है? जापान से ग्रहण किया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चौथा है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान की जो व्यवस्था है वह हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ए का 2 है, बी का 1 है, 2 1 3 4, ठीक है। 2 1 3 4 कहां है? बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। विधि के समान क्षमता इंग्लैंड, विधि का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा जो अनुदान की व्यवस्था है वह आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो?
अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह हाल ही में पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि यह स्टेटमेंट किसका है, किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था। ठीक है, कि आप एक भी ऐसा स्वतंत्र देश दिखाइए कि जहां पृथक मताधिकार हो। ऑप्शन ए है सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है एनजी रंगा। तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन सही है, ऐसे याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कथन था कि एक भी स्वतंत्र देश दुनिया में नहीं है जहां पृथक मताधिकार की व्यवस्था हो। ठीक है, और वह इसका जो दोष है वह अंग्रेजों पे मढ़ते थे कि अंग्रेज चले गए लेकिन वह अपनी शरारतें छोड़ गए हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां से आपसे एक सवाल पूछूं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह हमने किस देश से ग्रहण करी है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण किया है, आपको पता है तो बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण किया है, तो यह ग्रहण किया हमने दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की है। और यहां से एक चीज और हमने ग्रहण किया है, और वह चीज है क्या, वह है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहां से ग्रहण किया है, सदस्यों का निर्वाचन हमने कहां से ग्रहण किया है, यह हमने ग्रहण किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब यहां देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है, हमने यहां क्या बात की, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है, जबकि इसके पहले हमने बात किया था कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन। ठीक है, अब यह दोनों बातों में अंतर है। ठीक है, एक है राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन और दूसरा है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। नामांकन जो है यह मनोनीत सदस्यों की बात करता है, और ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में कौन मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 12 सदस्यों को, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80(3) में किया गया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इनको नामांकित कर लिया जाता है, कैसे, तो मनोनयन का आधार क्या है, तो 5 महत्वपूर्ण आधार हैं। जैसे ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत उच्चतम स्तर के ये साहित्य के लेखक हों। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि हो, या विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि हो, या कला के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि हो, या कोई सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इनकी कोई प्रसिद्धि हो। ठीक है, सोशल सर्विस जिसे कहते हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अगर इनकी कोई प्रसिद्धि हो, या सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में कोई प्रसिद्ध हो, इस क्षेत्र में कोई प्रसिद्धि हो किसी की, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं कि सीधे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऐसे 12 सदस्यों का मनोनयन किसमें किया जाता है, राज्यसभा में किया जाता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह वो कहा, अब जो मनोनयन की बात थी वह हमने कहां से लिया था, वह हमने आयरिश गणतंत्र से लिया था। अभी हमने आपको बताया था आयरलैंड के संविधान से लिया था राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहां से लिया है, तो यह हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इन दोनों बातों को अलग अलग समझ लीजिएगा। ठीक है, जो मनोनयन है राज्यसभा के 12 सदस्यों का, वह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वह हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वह भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा 19वां प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, किसकी चर्चा करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था, और उन्होंने कहा था अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा इसे दिया था। उन्होंने क्या क्या कहा था, अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा उन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दिया था। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ कहा था, पूर्णतः सड़ा हुआ या मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत, पूर्णतः सड़ा हुआ ही प्रश्न पूछा जाता है, या मूल रूप से बुरा, या इसे कहते हैं बिल्कुल अस्वीकृत, बिल्कुल अस्वीकृत।
यह किसने कहा 1935 के अधिनियम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को? यह कहा था जिन्ना ने, ठीक है। जिन्ना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ कहा था, ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने अपने संविधान में क्या क्या ग्रहण किया है इसकी बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या ले लिया था अपने संविधान में, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला लिया था हमने क्या, संघीय तंत्र की जो व्यवस्था थी वह हमने यहीं से ग्रहण कर लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। दूसरा, राज्यपाल का जो कार्यालय है उसकी जो चर्चा होती है वह भी हमने यहीं से ले लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है। तीसरा, न्यायपालिका की जो व्यवस्था थी वह हमने कहां से लिया, यहीं से लिया, ठीक है, 1935 के अधिनियम से। लोक सेवा आयोग का जो उपबंध था वह हमने 1935 के अधिनियम से लिया, लोक सेवा आयोग, ठीक है। लोक सेवा आयोग का जो उपबंध था वह 1935 के अधिनियम से लिया, ठीक है। और साथ ही कुछ आपातकालीन उपबंध लिए, ठीक है, कुछ आपातकालीन उपबंध यहां से हमने लिया, और साथ ही साथ कुछ प्रशासनिक विवरण भी लिया, ठीक है। वह प्रशासनिक विवरण यह हमने कहां से लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है ना। तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण कुछ हम लोग 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछ ले कि जो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व की बात कही गई है, यह हमने किस संविधान से लिया है? स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व की जो बात हमारे प्रस्तावना में कही गई है यह हमने कहां से लिया है? तो यह हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इस तथ्य को याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से। आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी और उसमें जो महत्वपूर्ण जो वो थे प्रस्ताव थे जो स्थापित किया गया था, जो आदर्श स्थापित किया गया था, वह स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श ही स्थापित किया गया था। और फ्रांस के संविधान के इस आदर्श को हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श हमने कहां से ग्रहण किया है? फ्रांस के संविधान में। और अगर कोई प्रश्न पूछे आपसे कि जो गणतंत्रात्मक शब्द की बात कही जाती है वह हमने कहां से लिया है, तो वह भी हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो प्रस्तावना में चर्चा की गई है वह हमने कहां से लिया है? यह हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इस तथ्य को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के संविधान से और कुछ नहीं हमने यही लिया है, केवल यही लिया है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्रात्मक शब्द, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है वह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। तो हमने आपको बताया था कि प्रारूप समिति में के एम मुंशी शामिल थे, ठीक है, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, बिल्कुल सही बात है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। तो आप जानते हैं कि जो बी आर मेहता की रिपोर्ट आई थी उसी के द्वारा सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो यह रिपोर्ट जो बी आर मेहता की आई थी वो 1957 में ही आई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन है संविधान के आदर्श मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वह भारत का राष्ट्रपति है, यह गलत है, डी ऑप्शन गलत है। संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वह किसे नियुक्त किया गया है? वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रपति को, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह स्पेशल व्यवस्था भी की गई है, 2 अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह मूल अधिकारों की संरक्षा करता है। कोई भी कानून जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह उस सीमा तक शून्य मान लिया जाता है और जहां तक वह कानून का उल्लंघन करता है, इस प्रकार वह जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 21वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा था? आपको बताना है कि भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केसी वियर,
ऑप्शन बी है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी है जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स की बात की जा रही है। तो देखिए भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा है, तो यह है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद की संज्ञा किसने दिया है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया है। अब देखिए भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, और क्यों कहा है, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मकता की तरफ झुकाव भी है और संघीय व्यवस्था भी लागू है, ठीक है। तो इस प्रकार इसे सहयोगी संघवाद के रूप में पहचाना है किसने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इसकी चर्चा हम अनुच्छेदों के माध्यम से करेंगे किसी और अध्याय में, ठीक है। तो जब केंद्र राज्य संबंध अब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। अभी केवल इस फैक्ट को याद रखिए कि सहयोगी संघवाद भारतीय संघवाद को किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अनुभव को लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपसे हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आप कमेंट कर देते हैं, वही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। बाकी पूरी निःशुल्क क्लास है और पूरा सिलेबस मैं आपको निःशुल्क ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कम से कम कमेंट कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ एज इट इज डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस समय से कंप्लीट होगा, आपकी परीक्षा से पहले कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।